हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ गेट एग्जामिनेशन 2024 सोशियोलॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख रहे हैं विद सॉल्यूशन। जो आपका पेपर हो चुका है उसकी इंपॉर्टेंट जो आंसर कीज है वो भी आ चुकी हैं। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं कि आंसर्स जो आपने दिए वो सही हैं कि नहीं। चलिए फटाफट से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो सोशियोलॉजी का था। 27th नंबर क्वेश्चन था आपके पास। According to Thomas Kuhn, activities of normal science are like puzzle solving, since they seek to reach dash that include solving instrumental, conceptual and methodological problem within the confines of certain rules. ठीक है, बाकी नीचे ऑप्शन दिए हैं। अ न्यू कंक्लूजन इन एग्जिस्टिंग वेज, एग्जिस्टिंग कंक्लूजन इन न्यू वेज, न्यू पब्लिशर्स या न्यू जूनियर रिसर्च। अब अगर मैं बात करूं थॉमस कून के बारे में, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि थॉमस कून कौन थे। थॉमस कून आपके एक हिस्टोरियन है, ठीक है, अमेरिकन हिस्टोरियन है, और साथ में फिलोसोफर भी है साइंस के, इसीलिए साइंस की फिलोसफी उन्होंने दी है। उन्होंने अपनी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक, द स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट बुक है उनकी, हो सकता है कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें वो क्या मेंशन कर रहे हैं? इसमें वो मेंशन कर रहे हैं कि भाई एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है नॉर्मल साइंस, नॉर्मल साइंस और साइंटिफिक एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? उनका कहना है कि जो न्यू कंक्लूजन्स आते हैं ना, ठीक है, जो न्यू आप कंक्लूड करते हैं कुछ भी, अगर हम लोग ऐसा कोई भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहा है, जो न्यू कंक्लूजन है वो इम्प्लाइज करते हैं, मतलब वो बताते हैं किसके बारे में, कि नॉर्मल साइंस जो होता है उसका एम क्या है। तो उसका एम होता है नॉर्मल साइंस का जनरेट करना। क्या जनरेट करना? जनरेट करना न्यू इंसाइट, ठीक है, न्यू इंसाइट। और ये तभी पॉसिबल है अगर न्यू कंक्लूजन जो है, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो एग्जिस्टिंग होगा उसका तो कंक्लूजन बहुत सारी वेज में यूज नहीं हो सकता, बट जो न्यू कंक्लूजन आया होगा उससे हम बहुत सारे न्यू इंसाइट जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था थॉमस कुहन का। अब बैक टू द क्वेश्चन, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब मुझे लगता है आप लोग खुद अपने आप आंसर समझ गए होंगे क्या होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ एग्जिस्टिंग कंक्लूजन है न्यू वेज, तो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं और बहुत जगह पर आप उसको यूज कर पाएंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्या न्यू पब्लिशर्स चाहिए इस वजह से पजल सॉल्व किए जा रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पब्लिशर्स का क्या इससे कनेक्शन है? न्यू जूनियर रिसर्चर्स, न्यू जूनियर रिसर्च जो है वो एक्टिविटीज तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि साइंस का जो पजल है दे सीक टू रीच, क्या न्यू जूनियर रिसर्च तक? तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन राइट बचता है न्यू कंक्लूजन इन एग्जिस्टिंग वे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप क्लियर हो गया होगा। या अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी जल्दबाजी में ना, चलो। वी आर कॉन्स्टली डूइंग जेंडर विदाउट रियलाइजिंग। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ध्यान से करने वाला है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट क्या है? जो भी बिहेवियर्स देखना होता है, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड हो या फिर जो भी नोशन है जो सोसाइटी से कनेक्टेड है, सो वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग जेंडर विदाउट रियलाइजिंग इट। ठीक है, सिलेक्ट वन ऑफ द गिवन ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट। वी सोशली कंस्ट्रक्ट अवर बिहेवियर्स टू परफॉर्म अवर जेंडर रोल्स। आपका जो भी जेंडर रोल है, जेंडर सिर्फ का इसका मतलब ये नहीं कि व्हाट इज आवर बॉडी ओनली। ठीक है, जेंडर मीन्स हाउ यू बिहेव, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एज पर योर जेंडर, तो दैट रिफ्लेक्ट्स। ठीक है ना, तो बायोलॉजिकल सेक्स डिटरमाइंस अवर जेंडर आइडेंटिटी। क्या सिर्फ बायोलॉजिकल सेक्स से पता चलता है कि हम लेडीज हैं या जेंट्स हैं या जो भी हमारा जेंडर है? जेंडर इज नॉट अ परफॉर्मेंस, इट इज एन आइडेंटिटी। जेंडर कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं, ये सिर्फ एक आइडेंटिटी है। जेंडर परफॉर्मेंस इज अबाउट इंडिविजुअल डिटर्मिनिज्म। क्या जेंडर परफॉर्मेंस एक इंडिविजुअल की डिटर्मिनिज्म है? तो बताइए सही क्या लग रहा है आपको। देखो सिंपल सी बात पूछी गई है कि क्या आप कॉन्स्टली डूइंग जेंडर विदाउट रियलाइजिंग इट, आप क्या ऐसा कुछ मतलब अपना बिहेव कर पा रहे हैं, सोशली कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं जिसमें ये पता चलेगा कि व्हाट इज योर जेंडर।
तो अगर हम इसमें ऑप्शंस में देखें तो हमें ये सही आंसर लग रहा है। क्यों? क्योंकि वी सोशली कंस्ट्रक्ट अवर बिहेवियर्स टू परफॉर्म अवर जेंडर रोल्स, राइट। सो बाकी का ये जो बायोलॉजिकल सेक्स वाला है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जेंडर इज नॉट परफॉर्मेंस, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। जेंडर परफॉर्मेंस इज अबाउट इंडिविजुअल डिटर्मिनिज्म। आजकल तो ये पॉसिबल तो हो रहा है बहुत सारे टिकटॉक वगैरह में, लेकिन दिस इज नॉट अ मतलब राइट, और दिस इज नॉट अ जजिंग पॉइंट कि हम लोग जेंडर को इस तरह से जज कर सकते हैं। बट हाँ, वी सोशली कंस्ट्रक्ट अवर बिहेवियर टू परफॉर्म अवर जेंडर रूल्स, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर ना एवरीवन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइडली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन सोशल साइंस। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो ये पॉइंट्स हमें स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना होगा। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बिल्कुल अंडरलाइन कर लिया करो, मतलब ऐसा कुछ भी अगर क्वेश्चन हो तो उसको एकदम अंडरलाइन कर लिया करो, नॉट करेक्ट हमें बताना है। अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने ये बहुत पहले किया है, स्टैट से रिलेटेड है। तो इसमें ऑप्शन फटाफट डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें से रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्व डाटा इज क्लस्टर्ड नियर द मीन। तो ज्यादातर जो डाटा होता है वो मीन के नियर में क्लस्टर्ड हो जाता है, यानी कि वो सेंटर में आ जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेंसर हो जाता है सेंटर के आसपास में? तो चलो हो सकता है, ये ठीक लग रहा है। अच्छा, 70.2% ऑफ द केसेस फॉल अंडर प्लस माइनस ऑफ वन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो परसेंटेज थोड़ा और था। ठीक है, वैल्यू ऑफ मीन मीडिया एंड मोड शैल बी सेम, इज इट सेम? यस बिल्कुल, ये तो सेम है, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल इन नेचर। अब देखो सिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री यही तो बेस करती है ना कि इस तरफ से जो भी लेफ्ट में जो ड्राइंग है तो राइट में भी वो सेम वही ड्राइंग होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। तो कुल मिला के बचता कौन सा ऑप्शन है, यही बचता है क्योंकि ये 68% होता है दोस्तों। ठीक है, 68% जो होता है वो केसेस जो होते हैं दैट कम्स अंडर वन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? इजी था ये तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है वो नॉट करेक्ट होगा। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन विद क्वेश्चन नंबर 30, और इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अगेन नॉट करेक्ट का क्वेश्चन है, तो याद कीजिए कि नॉट करेक्ट आपको सबसे पहले अंडरलाइन करना है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो फैक्टर एनालिसिस इज यूज टू ग्रुप, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉल था। ओके हाँ, सभी का वो स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है कि उनका एग्जामिनेशन के आंसर कीज वगैरह आ गई हैं। ठीक है, चलिए। So which one of the given statement is not correct? Factor analysis is used to group the attribute of the respondent. अच्छे से रीड करके समझिए, फैक्टर एनालिसिस की बात हो रही है। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, sociologists do undertake quantitative analysis. Cluster analysis is used to group the respondent using the attributes. अब एक एक करके इस ऑप्शन को ध्यान से समझो। देखो, अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले इजी वाला पहले देख लेते हैं। सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, चलो ये तो करेक्ट हो गया, तो नॉट करेक्ट तो होगा नहीं। क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है, ग्रुपिंग वाली वो आपको याद होगा क्लास में डिस्कस हुआ था। तो क्लस्टर एनालिसिस इज यूज्ड टू ग्रुप द रिस्पोंडेंट यूजिंग द एट्रीब्यूट्स। यस, दिस इज आल्सो ट्रू, बट नाउ वी हैव टू सर्च आउट, नॉट करेक्ट। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमेशा होता है कि अगर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल्स में कुछ इफेक्ट करना है, चेंज करना है, देखना है, तो इंडिपेंडेंट में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट में भी फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही होता है ना, हम आईवी और डीवी को इसी तरीके से पढ़ते आए हैं शॉर्टकट में। अब बात आती है ऑप्शन ए की, फैक्टर एनालिसिस जो होता है इज यूज्ड टू ग्रुप द एट्रीब्यूट ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब बताइए, क्या वो रिस्पोंडेंट के मतलब हिसाब से बनता है फैक्टर एनालिसिस? फैक्टर एनालिसिस होता क्या है? फैक्टर एनालिसिस होता है डाटा रिडक्शन स्कीम। ठीक है, डाटा रिडक्शन टेक्निक होती है। ओके, रिडक्शन टेक्निक है। अब इस टेक्निक के थ्रू किस पर यूज किया जाता है, रिस्पोंडेंट पर, या फिर हम लोग करते हैं इसको वेरिएबल्स पर, ऑन ग्रुपिंग वेरिएबल्स और रिस्पोंडेंट? बताइए,
यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट नहीं है। फैक्टर एनालिसिस इज यूज्ड टू ग्रुप द एट्रीब्यूट ऑफ द रिस्पोंडेंट, नो, इट इज फोकसिंग ऑन द ग्रुपिंग वेरिएबल्स नॉट रिस्पोंडेंट। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ बात हो रही है रे ओल्डनबर्ग की, तो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। According to Ray Oldenburg, are social surroundings different from home and workplace, which are important for civil society, democracy and civil engagement? तो ऑप्शन है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, जो आजकल आपका फेवरेट हो गया है, विलेजेस, थर्ड प्लेस या डिस्ट्रिक्ट। चलो फटाफट से इसके आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर देखने से पहले आपको इसको याद होना चाहिए, इसकी बुक का नाम क्या है। तो बुक का नाम है द ग्रेट गुड प्लेस, द ग्रेट गुड प्लेस। ठीक है, क्या लिखते हैं उसमें? उसमें ये दो प्लेसेस के बारे में लिखते हैं। एक तो वो लिखते हैं जो फर्स्ट प्लेस है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस है, और दूसरा वो लिखते हैं जो सेकंड प्लेस है। ठीक है, सेकंड प्लेस है। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था थर्ड प्लेस का। ठीक है, थर्ड प्लेस का। एक्चुअली वो क्या लिखते हैं, वो सोशल सेटिंग्स के बारे में लिखते हैं कि जब कोई इंसान अपने घर से दूर कहीं पर है, कहीं सिविल सोसाइटी में, मतलब फोस्टर वाला जो लाइफ होता है वहां पर है, तो वो अपने आप को कैसी सराउंडिंग में फील करता है, तो दैट इज थर्ड प्लेस। ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर भी निकल आएगा कि आंसर क्या होगा आपका, थर्ड प्लेस वुड बी योर आंसर। दिस इज इजी। अगर आपको राइटर्स याद हैं, अगर उनकी बुक्स याद है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं।